गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राजकांत सिन्हा बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। साथ ही साथ मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगा 12th क्लास के विद्यार्थियों का भी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बीएससी पार्ट थर्ड और क्लास 12th जो अभी मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम का है। इस वीडियो की खास बात यह है कि ये फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जो हम चला रहे हैं अभी करंट में, और बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि RQ अपना एक टॉपिक चल रहा था। ब्रीफली हमने उसको डिस्क्राइब किया है। RQ इज रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक ये कहीं कहीं मैंने पढ़ा दिया, कहीं बाकी है। गर्ल्स में बाकी था, बॉयज़ में हो गया था, लेकिन डिटेल से नहीं हो पाया बॉयज़ में भी, तो इसको हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। यूनिट नंबर थर्ड जो है वो इसी के साथ सौंप जाएगी। यूनिट नंबर थर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी। RQ रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। सबसे पहली बात तो कि RQ होता क्या है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला यूज़ करते हैं RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इन ml। हम यहाँ पर जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो ml में ले रहे हैं, मिलीमीटर में ले रहे हैं। और जो तरीका है, जो विधि है जिसके द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं वो है गेनांग रेस्पिरोमीटर श्वसन मापी। गेनांग श्वसन मापी के द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं। ये उपकरण मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था, प्रैक्टिकल में दिखाया भी था। किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली अगर हम देखें तो RQ एक्चुअल में है क्या, RQ जो है उसकी यूज़ क्या है। RQ के द्वारा हम नंबर एक पदार्थ की नेचर ज्ञात कर सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। प्रकृति का मतलब होता है कि उस पदार्थ में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नहीं है, कितने परसेंट ऑक्सीजन की हमें श्वसन में ज़रूरत होगी, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अभी बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर दो, हम ऑक्सीजन डिमांड ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन आवश्यकता क्या है उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी रहने वाली है किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के आधार पर। तो ये अगर आपने नोट कर लिया है तो अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे जाता हूँ जो मैंने क्लास में डिस्कशन किया था। हम अपने श्वसनाधार के रूप में 3 प्रकार के पदार्थों का यूज करते हैं। उनमें एक पदार्थ है वसा, दूसरा पदार्थ है ग्लूकोज और तीसरा है प्रोटीन मेनली। इसके अलावा हम अम्लों का भी इस्तेमाल करते हैं। अम्लों का इस्तेमाल हम किन्हीं खास जगहों पर करते हैं, तो हम इन सभी के बेसिस पर हम देखेंगे कि इनका RQ क्या है। एक टाइप और है श्वसन का, वो है अवायवीय श्वसन, अवायवीय, जिसमें श्वसनाधार ग्लूकोज ही होता है, लेकिन श्वसन का जो प्रकार है वो अवायवीय है। तो इनका अगर हम RQ निकालने की बात करें तो इनका RQ मैं पहले बता दूं फिर निकालेंगे बाद में। इनका RQ 0.7 होता है, इनका RQ 1 होता है, इसका RQ 0.7 से 0.9 होता है और इसका 1 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1। इसका अनंत होता है। अब आप सबको फॉर्मूला पता है, आप सभी कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, बड़ा काम के बिंदु है जो मैं बोल रहा हूँ। हमने RQ बोला है, RQ बराबर बोला है CO2 अपॉन O2। पहले केस के संदर्भ में आप देखो, वसा को लेते हैं हम कि पॉइंटों में आंसर कब आएगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो और CO2 कम हो। इट मीन्स अगर आप वसा का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि निकलने वाली CO2 कम मात्रा में है। यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है?
क्लास में अगर आप होते तो मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको किसी एग्जांपल से बताता। आप यहाँ ध्यान दें कि इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। तो जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वो ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसीलिए उनके आर का मान पॉइंटों में आता है। 0.7 यहाँ आया है। प्रोटीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वसा ग्लूकोज जो है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बराबर होता है। तो जिनका RQ 1 से कम है उन पदार्थों के अंदर ऑक्सीजन कम है, इसीलिए वसा निर्मित भोजन या प्रोटीन निर्मित भोजन जब भी हम करते हैं तो हमें पानी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ में भोजन नहीं है। इसलिए हम पानी के अंदर जो ऑक्सीजन उसकी सहायता से इसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं एवाइवेशन की। एवाइवेशन आपने पढ़ रखा है, C6H12O6 का डिकम्पोजिशन हो गया सीधा और बन गया है C2H5OH प्लस CO2। यहाँ पर आप देखें तो CO2 के मॉलिक्यूल तो ज़रूर निकल रहे हैं। RQ बराबर CO2 कितने 2 बटे में कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ है नहीं तो 0। जब 0 का भाग आप किसी में देंगे तो मतलब अनंत। तो इसका मतलब हो गया कि एवाइवेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता अनंत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए ऑक्सीजन फॉर्मूले में कभी आती भी नहीं है। तो ये तरीका है। इसका एक एग्जाम्पल हम बाद में बात करें। अम्लों के बारे में बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सिलेबस में आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा हम समझेंगे। तो पहली फंडामेंटल ये कि RQ है क्या, वो बता दिया मैंने। फॉर्मूले वाइज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 नॉन एज RQ। क्या करने का मतलब ये सबस्ट्रेट की नेचर ज्ञात करने में काम आ रहा है, प्लस ऑक्सीजन डिमांड ज्ञात करने में काम आ रहा है। डिफरेंट टाइप्स के जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्नाधार है, उनकी RQ कितनी होती है, उसका कारण क्या है, वो मैंने आपको अभी भी बताया है। हमारे पास बेसिकली 5 कैटेगरी है, जिनमें एवाइवेशन एक अलग कैटेगरी है जो कि ग्लूकोज से शुरू होती है। फिर वसा है, वायवीय में ग्लूकोज, प्रोटीन और अम्ल। वसा का RQ 0.7 है, प्रोटीन का 0.7 से 0.9 है और अम्ल का 1 से ज़्यादा है। आप ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे कम RQ किसका होता है, सबसे कम RQ किसका होता है, ऑप्शन में वसा भी हो और प्रोटीन भी हो, दोनों ऑप्शन में हो तो आपको वसा सही करनी है। ये आप ध्यान रखें। 0.7 कई बार आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन में भी, लेकिन अगर एक साथ आपको देखने को मिलते हैं तो ये अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि 1 से कम RQ किसकी है और तीसरा ऑप्शन बोथ है, तो फिर आपका आंसर बोथ से हो जाएगा, 1 से कम दोनों की है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं विभिन्न पदार्थों के श्वसनाधारों के RQ के बारे में। हम बात करें नंबर 1 एज ए कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो उसका RQ क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट का RQ याद करने के लिए आपको इसका वायवीय समीकरण याद हो। ग्लूकोज मेन सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल होती है, प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये श्वसन का समीकरण है। आपको अगर कुछ अन्य पॉइंट देखने नहीं है, आपको सीधा O2 और CO2 पर ध्यान देना है कि क्या है। फॉर्मूले में अगर हम इनको फिट करेंगे तो RQ इक्वल्स हो जाएगा 6CO2 बटा 6O2, 6 बटा 6 इट मीन्स 1। तो यहाँ पर RQ वैल्यू जो है वो है 1। यह है आपका आंसर। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सफिशेंट है, इसलिए जितनी ऑक्सीजन हमारे काम आ रही है उतनी हम यूज ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कि वसाओं के बारे में बात करेंगे हम कि वसा का RQ कितना होता है। वसा का RQ आप सभी जानते हैं
1 से कम होता है, हमने बात की थी, वो लिखेंगे हम। वसा के विषय में 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वसा, फैट। वसा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी आप कभी ऑयली फूड खाते हैं, जब भी आप कभी ऑयली भोजन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इट मीन्स पानी जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ RQ का मान 1 से कम होगा। किसी भी पर्टिकुलर वसा का एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे सपोज दैट आपने वसीय बीजों को उगाया है। वसीय बीज, बीज भी अनेक प्रकार के होते हैं, इनमें एक बीज है वसीय। ऑयली सीड्स, जैसे कि आप बात कर सकते हैं मूंगफली, मूंगफली के बीजों में तेल होता है, वहाँ बात कर सकते हैं। एक उदाहरण अगर हम देखें तो C18H36O ये वसा है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको हम ऑक्सीडाइज करें तो 26 ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ये डिकम्पोज होगी और डिकम्पोज होकर ये 18 CO2 प्लस 18 H2O बनाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर CO2 की मात्रा तो 18 है, ऑक्सीजन की मात्रा 26 है। अगर आप इनको फॉर्मूले में रखेंगे RQ तो ये हो जाएगा 18 CO2 अपॉन 26 O2। सॉल्व करेंगे तो 18/26 इक्वल्स टू 0.7 इसका आंसर होगा। ये आपके सामने है। क्वेश्चन आता है वसीय बीज अंकुरित होते समय या वसीय बीजों में अंकुरण के समय RQ का मान कितना होता है। वसीय बीजों में अंकुरण के समय, देखिए समझिए आप इसको, अंकुरण के समय जब वो अंकुरित होते हैं तब, तो अंकुरण के समय तो वसीय बीजों में संग्रहित भोजन क्या है, वसा है। तो ये इस भोजन का इस्तेमाल एज ए फूड सोर्स करेंगे तो इसका RQ का मान कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो बीजों में अंकुरण के समय जनरली RQ का मान 1 से कम होता है। वसीय बीज बोल दीजिए चाहे नॉर्मल बीज बोल दिए, ये दोनों में पर्टिकुलर लागू है। क्यों, ऐसा क्यों भाई? अंकुरण के समय, अंकुरण के समय या अंकुरित होते समय, अंकुरित होते समय RQ का मान जनरली 1 से कम क्यों होता है और बाद में कितना हो जाता है? 1 से कम क्यों होता है? क्योंकि या तो सीड में एज ए फूड मटेरियल वसा संग्रहित होगी या फिर प्रोटीन का संग्रहण होगा। ये दोनों वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही अगर सबस्ट्रेट्स के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको RQ 1 से ज़्यादा मिलेगी। अंकुरण के बाद RQ का मान कितना हो जाता है? अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद का मतलब होता है कि बीज ने प्रथम पत्ती बना दी है। अगर बीज ने प्रथम पत्ती, इट मीन्स प्रांकुर बढ़कर पर्ण में बदल गया है या पर्ण लाइक संरचना बना दी है इसने, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एज ए सूचनाधार यूज होगा, RQ का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड। प्रोटीन के मामले में मैं बता चुका हूँ 0.7 से 0.9 आता है। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के बारे में आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्टेशन होता है, देन फाइनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट डिकम्पोज इन C2H5OH प्लस CO2। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो RQ का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो CO2 तो है पर बटा में ऑक्सीजन नहीं है, इट इज़ 0। तो यहाँ पर 2 आते हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2/0
इसको आप लिखो 0 ऑक्सीजन, समझने के लिए ये 0 है भाई, 0 ऑक्सीजन। तो देखो आप 2/0 इट मीन्स इन्फिनिट, इट मीन ऑक्सीजन डिमांड मैक्सिमम, रिक्वायरमेंट अधिकतम होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए इसको मैक्सिमम माना गया है। तो एवाल्यूएशन का RQ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट कैटेगरी की, जिनमें हमारे पास है 1 से ज़्यादा RQ वाले पौधे। 1 से ज़्यादा RQ वाले पौधे, यहाँ पर हम इसको 2 स्पेसिफिक पार्ट में बांट लेते हैं, कैटेगरी में बांट लेते हैं। सुकुलेंट प्लांट, मांसलोद्भिद, मांसलोद्भिद। देखो मांसलोद्भिद की एक खास बात है, मांसलोद्भिद दिन में और रात में अलग अलग प्रकार से श्वसन करते हैं। दिन में और रात में अलग अलग प्रकार से श्वसन करने का मतलब क्या है कि उनके अंदर दिन जो रात्रि है वहाँ पर RQ का मान 0 होता है। कैसे होता है? अगर वो रात्रि में दिन में श्वसन कर रहे हैं तो उनके अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसका डीकम्पोजिशन होता है, और डीकम्पोजिशन होने के बाद वो अम्ल बनाते हैं C4H6O5, और यहाँ पर CO2 रिलीज ही नहीं होती है, CO2 के स्थान पर अम्ल का रिलीजन है तो H2O। आप फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ने डीकम्पोज करके एक अम्ल का निर्माण किया है। ये अम्ल आपके सामने है, फॉर्मूले में कहीं भी CO2 नहीं है, ये मैलिक एसिड है, कहीं भी CO2 नहीं है। अगर आप डे टाइम में जा रहे हैं, दिन के समय जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि RQ का मान CO2/O2 की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए देखें तो 0/3 है। 0 में किसी का भाग दे दीजिए, आपको 0 ही मिलेगा। तो डे टाइम में मांसलोद्भिद पौधे RQ 0 अपनाते हैं। उसका लॉजिकल आंसर आपके सामने है। ऐसा क्यों? सॉरी, मैंने डे टाइम बोल दिया, नाइट टाइम, नाइट में, दिन में नहीं, रात्रि में ऐसा होता है। रात्रि में ग्लूकोज के संग्रहण से वसीय अम्लों का संग्रहण हो जाता है जो दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। तो रात्रि में इनके RQ का मान 0 होता है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। दिन के समय स्थिति बदल जाती है। दिन के समय ये मैलिक अम्ल जो है वो डिकम्पोज होता है, टूटता है, क्योंकि C3 चक्र चलाना होता है। और ये जो मैलिक एसिड बना है, ये मैलिक एसिड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, 2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, 3 ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन करके यहाँ पर बना देगा CO2। तो CO2 कहाँ काम आ जाएगी? C3 साइकिल में काम आ जाएगी। C3 साइकिल में ये एज ए फोटोसिंथेटिक रिएक्शन काम आएगी। ये है 4 CO2। ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलर, इसमें हम देख पाते हैं कि पहले मैं दोबारा रिवाइज कर दूं। नाइट टाइम में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होने से अम्ल बनता है। इन अम्लों का संग्रहण रेतिकाओं में हो जाता है। जब दिन होता है तो ये अम्ल टूटकर CO2 बनाता है। CO2 C3 साइकिल में काम आती है। तो यहाँ की रिएक्शन अलग प्रकार की है। यहाँ पर O2 का यूज हुआ है, CO2 रिलीज नहीं हुई है। और यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ने किया है और CO2 रिलीज हुई है। तो यहाँ पर नाइट में तो RQ का मान 0 है, लेकिन दिन में स्थिति बदल जाएगी। RQ का मान हो जाएगा आपके सामने 4/3, इट मीन्स 1.33, 1 से ज़्यादा। कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को घुमा देते हैं। आपको सीधा पूछा जाएगा अम्लीय पादपों में या ऐसे पादप जो मांसलोद्भिद हैं उनके अंदर RQ का मान कितना होता है, तो झट से हमारा आंसर आ जाता है कई बार 1 से ज़्यादा। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है, रात्रि में अलग और दिन में अलग। ये हमारा RQ का मान है। तो परिपक्व वसीय बीज जो हैं फिर उनके अंदर RQ कई बार इस प्रकार का देखने को मिलता है। अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है और वो इस प्रकार से करते हैं। तो हमने जितनी बातें करनी थी
हमने उतनी कर ली है इसके बारे में। आर्ग्यू के बारे में इम्पोर्टेंट और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट रहेगा, हालांकि और ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो सकती है, आर्क रेस्ट पायरोटोमेट्री